हेलो टू एवरीवन। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के लेक्चर 2 में मिल रहे हैं। तो इसके अंदर हम लेक्चर 1 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज़ लिविंग। तो हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए। लिविंग बींग्स क्या होते हैं वो देखे हमने, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और किसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, किसी के अंदर एक्सेप्शन पाए जाते हैं, किसके अंदर एक्सेप्शन नहीं पाए जाते। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। तो अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल यानी कि लेक्चर 2 में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो अब तक हमने देखी लिविंग होते क्या है, पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग है वो कितने अलग अलग तरह के हैं। सबको पता है कि कोई भी अगर अपने आसपास देखता है तो अगर आप एक इंसेक्ट को भी देखो तो आपको दिखता है कि इंसेक्ट्स में भी कितनी वेराइटी है, शेप, साइज, कलर, वो तो आपको मॉर्फोलॉजिकल दिख रहा है बट इंटरनली भी वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप किसी लिविंग बीइंग में वैरायटी देखेंगे तो वैरायटी बहुत सारी होती है। तो जो वैरायटी की ही जो स्टडी होती है उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिफाई होना यानी कि बहुत ही वैरायटी होना, वेरिएबल होना। तो लार्ज वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे देखी जाती है। अगर आप इसमें लिखा आपको दिया हुआ एग्जांपल प्लांट्स का देखिए तो प्लांट्स, अगर सिर्फ हम प्लांट्स को नोटिस करें तो प्लांट्स से आपको कितने तरह के दिख जाएंगे। उसके अलावा इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे भी क्या है, लिविंग बींग्स है। तो ये भी है। इसके अलावा आप ह्यूमंस में, एनिमल्स में ह्यूमंस को भी ले सकते हैं। उसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और ये तो सिर्फ एक कुछ कैटेगरी ग्रुप्स है। तो और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लिविंग बींग्स हैं जिसको आप नेकेड आइट से देख भी नहीं सकते, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे आसपास हैं, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एटमोसफेयर में, बट उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो भी क्या है, लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है। तो डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट और एनिमल होते हैं जो आप देखते हैं वो क्या होती है, वो एक स्पीशीज होती है, एक जाति होती है, प्रजाति, स्पीशीज होती है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज यानी कि जितनी अभी तक ढूंढी जा चुकी है और उसको स्टडी भी की जा चुकी है, यानी कि जितनी नोन है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है उसको स्टडी करके, उन स्पीशीज की जो संख्या है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो रिसेंट डाटा आप सर्च कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली अब बढ़ चुका होगा क्योंकि हर टाइम टू टाइम न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होती रहती है। तो ये आपकी बुक बहुत ही पुरानी है एनसीईआरटी की, 2004 की, तो अब तक डाटा अपडेट हो गया होगा, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ देख रहे हैं, हमने कहा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हम अगर वैरायटी देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में तो हम डाइवर्सिटी के आगे बायो लगा सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देख रहे हैं। तो लाइफ के लिए हम बायो लगा सकते हैं। तो वही यहाँ पे क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी टर्म आ गई। तो बायोडाइवर्सिटी जो है और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी को हम नंबर में भी बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। क्योंकि लार्ज वेराइटी में डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाई होना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब वो डिफरेंट हम नंबर में भी कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ज़्यादा है, या फिर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी बोल सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप अपने लोकल एरियाज में भी आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी तरह के आपको दिख जाएंगे। तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स है। अब मान लो हमें इन प्लांट्स को स्टडी करना है, इन सारे लिविंग बींग्स को स्टडी करना है, हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, स्टडी करने के लिए बैठे हैं। क्या पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने में क्या करेंगे, आपके पास इंसेक्ट है, इतनी लार्ज वैरायटी का, आपने यहीं पे देखा कि मिलियंस में है इनका नंबर। तो हम क्या एक एक को उठा उठा के पढ़ते रहेंगे, तो पढ़ने के लिए ईजी हो और उसको हम ईजिली पहचान पाए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके नाम पुकारते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि हम उसको ईजिली स्टडी कर सकें। तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए। मान लो आपने किसी की स्टडी कर ली, आपको किसी को बताना है तो आप क्या कहोगे, आपने किस किस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी, उसका कोई नेम होना चाहिए। अब अगर नेम की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैं, आप अगर अपने एरियाज में देखें तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम होते हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के लोकल नेम जिसे हम कहते हैं। तो ये वेरी करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग नेम हो सकता है। तो अगर मान लो किसी और कंट्री के किसी साइंटिस्ट ने स्टडी किया, वो अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी, ये उनको किसी और नाम से जानते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि नेमिंग का जो कन्वेंशन रखते हैं, जिसको हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स रखते हैं और वो ओवरऑल द वर्ल्ड, यानी कि सारी कंट्रीज में वही रूल्स फॉलो होंगे। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम जो है उसी के बेसिस पर रखा जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो कोई भी जब नया स्पीशीज जो है वो डिस्कवर होती है तो उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नाम रखने की जो एक तरह से प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर तभी होगा जब
ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब हो चुका है, यानी कि सबसे पहले हमने उसको डिस्कवर किया, हमने ढूंढा, फिर उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन देंगे उसका, उसके बाद ही तो उसका हम नाम रखेंगे। ये नहीं पहले ही नाम रख दिया। नाम किस बेसिस पे रखेंगे? उसके फीचर्स के बेसिस पे ही रखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, फिर उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो साइंटिफिक नेम्स, अब तो हम ये जो नॉमेनक्लेचर्स के थ्रू जो हम नेम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम्स। तो ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं किसी न किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे होंगे। ऐसे कोई भी साइंटिस्ट अपनी मर्जी से तो रखेगा नहीं, वरना तो सब अलग अलग नेम्स रखने लग जाएंगे। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया है, कुछ नियम्स है जो ये किसके थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो अगर प्लांट्स, कोई नया प्लांट डिस्कवर हुआ है और उसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है, तो ये उसके लिए जो रूल्स है वो कौन प्रोवाइड करता है हमें? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और सेम अगर किसी एनिमल के लिए हमें नेम नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए हमें जो सारी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है वो कहाँ से मिलेंगी? कौन प्रोवाइड करेगा? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेम जो है इंश्योर करता है हर एक ऑर्गेनिज्म का कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए जो पूरी वर्ल्ड में जो है उसको उसी नाम से, उसी साइंटिफिक नाम से बुलाया जाएगा और उसी नाम से उसकी रिकॉग्निशन होगी। तो अब हर एक नेम, अभी जो साइंटिफिक नेम की हम बात कर रहे हैं, तो साइंटिफिक नेम हम कैसे रखें, किस फीचर्स के बेसिस पर रखें, कितना बड़ा रखें, क्या क्या फीचर्स उसके अंदर ऐड होने चाहिए, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने थॉट्स दिए, प्रपोजल दिए। तो सबसे पहले जो होता था, पूरी की पूरी जो उनके फीचर है उनको इतने बड़े नेम्स में बांट दिया जाता है, और साइंटिफिक नेम इतने बड़े बड़े नेम्स होते थे, मे बी 6 to 7 लेटर्स के। बट धीरे धीरे फिर उनको डिफ़िकल्टीज हुई नेम्स याद रखने में, फीचर्स याद रखने में। फिर जो फाइनली जो एक्सेप्टेबल प्रपोजल था वो था लास्ट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, कि एक साइंटिफिक नेम में सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ड्स होंगे, मतलब दो ही चीज़ें होंगी, दो ही कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट जो होगा वो उसका क्या होगा? जीनस, और दूसरा क्या होगा? स्पीशीज। स्पीशीज का नेम यानी कि स्पीशीज एपिथेट। तो अब ये जो हमारा प्रपोजल था, या ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने? कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो इनका नेम भी जो था पहले थोड़ा 3 लेटर्स का था, मुझे याद नहीं है, बट इनका नेम जो था वो कुछ और था। और इन्होंने जब ये प्रपोजल दिया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इन्होंने अपना नेम तक चेंज कर दिया, और इन्होंने अपना नेम भी जो है वो 2 वर्ड्स में कर दिया, कैरोलस लीनियस, ताकि ये उसको सपोर्ट करे। बायनोमियल मतलब, बाय मतलब दो ही कॉम्पोनेंट होंगे, नॉमिनल मतलब किसी भी नेम में, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो दो कंपोनेंट इसके क्या होंगे? एक जेनरिक नेम यानी जीनस नेम होगा, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा यानी कि स्पीशीज नेम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम इस नेमिंग को, इसके रूल्स देखेंगे कि कैसे साइंटिफिक नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्लांट्स को दिया जाता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देखेंगे मैंगो का, कि मैंगो का हम जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। इसके लिए कैसे लिखते हैं? तो 4 रूल्स है इसके लिए, आपको याद रखना। आप कभी भी साइंटिफिक नेम लिखो, आप जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, उसके बाद लाइफ टाइम आप कभी भी साइंटिफिक नेम लिखोगे तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपका फर्स्ट रूल है कि बायोलॉजिकल नेम जो है आर जर्नली इन लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है, बट इसको जब हम लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं। बट अगर हम हैंड रिटन लिखें, अगर हम अपने हाथ से, हम तो नोटबुक पे लिखेंगे, हम तो कहीं प्रिंट नहीं करवा रहे हैं इसको, तो अगर हम हाथ से लिखेंगे तो नॉर्मल लिख के हम इसे सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। और अगर प्रिंट करेंगे तो इसे इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये रूल्स है, जीनस नेम और स्पीशीज नेम को दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो। तो ये लैटिन में होते हैं। और यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज ही क्यों? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि लैटिन लैंग्वेज जो एक डेड लैंग्वेज है, मतलब उसके अंदर जितने भी चेंजेस थे, जो भी ग्रामर थी, सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। तो वो एक डेड लैंग्वेज है, उसके अंदर और चेंजेस नहीं आ सकते। इसलिए जो बायोलॉजिकल के आधे से ज़्यादा जो नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से ही रखे जाते हैं। तो इसका अब हमने देख लिया। नेक्स्ट रूल है, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस होगा, हमें पता है। सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज होगी उसका, तो ये भी आपको पता है। थर्ड रूल हमने देख लिया कि हैंड रिटन होगा तो आपको स्पेसिफिक सेपरेटली जो है दोनों कंपोनेंट को अंडरलाइन करना पड़ेगा और प्रिंट करते वक्त इटैलिक्स में रखना पड़ेगा। तो फोर्थ है हमारा कि इसके अलावा जब भी आप जीनस नेम लिखेंगे तो ये याद रखना है कि जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में। बट जब स्पीशीज नेम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल लेटर में। तो इसका आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका को कि इसमें जो एम जो है वो फर्स्ट लेटर, वो जो क्या है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बस
बट स्पीशीज नेम में जो फर्स्ट लेटर है आई, वो जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो मैग्नीफेरा में जीनस नेम एम जो है वो कैपिटल में आएगा, उसके बाद सब स्मॉल में, उसके बाद सब स्मॉल में, चाहे स्पीशीज नेम क्यों ना शुरू हो जाए तो उसका भी फर्स्ट लेटर क्या हुआ, स्मॉल में, सब कुछ स्मॉल में आएगा और उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको। पे आपका बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के जो चारों रूल्स है वो तो फिनिश हो गए, बट उसके अलावा एक और रूल है, वो आप अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आप जब पूरा स्पीशीज का नेम लिख देते हैं, साइंटिफिक नेम, जीनस और स्पीशीज के बाद एट द एंड आप बायोलॉजिकल नेम में जिसने उस स्पीशीज को डिस्कवर किया, अगर आपको उसका नाम पता है तो उसको भी आप लिख सकते हो, लेकिन एब्रीवेटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर किया था, तो उसका एब्रीवेटेड फॉर्म जो है वो लेन, तो हमने LINN लिन से हमने क्या किया, उसको एब्रीवेटेड कर दिया एट द एंड नाम लिखने के बाद, और उसको भी आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीनियस ने इस स्पीशीज को डिस्कवर किया, इसका मतलब ये है। तो अब इसके बाद अब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। तो अब अगर आप एक एक को पढ़ना चाहे, हमने देखा इतने सारे इंसेक्ट है, इतने सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स है, तो सबको एक एक को पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। तो उसको कैसे पढ़ा जाए, तो हम कोई भी चीज़ जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी बल्क नंबर में आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं। फिर हम एक एक ग्रुप्स में से क्या करते हैं, एक एक चीज़ें निकालते हैं और उसकी स्टडी कर लेते हो। तो अगर हमने एक की स्टडी कर ली तो ऐसा हमने सारे ग्रुप्स की स्टडी कर ली। तो वही सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी लगाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लासीफाई कर देंगे, क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को हम ग्रुप कर सकते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो जब ये अब लेकिन ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को डालेंगे कैसे, किस बेसिस पे डालेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए ऑब्जर्व। तो आप स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने इजीली वे ढूंढा कि बाहर से जो ऑब्जर्व कैरेक्टर हैं उसको देख के उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाई, उसके अंदर ग्रुप किया ऑर्गेनिज्म को। फिर धीरे धीरे आगे पता चला कि उसके इंटरनली भी कुछ कैरेक्टर है जो डिसिमिलर होते हैं, तो उनको भी फिर एनालाइज किया गया। फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को भी देखा गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी मैच करके क्लासिफिकेशन में यूज़ किया गया। तो हम सिंपली अगर हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखें तो उसमें यही हुआ कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में हम ऑब्जर्व कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है एक न्यू कॉन्सेप्ट टैक्सा का। तो टैक्सा क्या होता है, किसी भी नेम को लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब जब क्लासिफिकेशन में किसी भी एक यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, टैक्सा बोल सकते हैं। सपोज हमने मैमल्स बोल दिया तो मैमल्स में बहुत कुछ आ जाता है, तो मैमल्स भी एक टैक्स है। अब हमने बोल दिया डॉग, तो डॉग भी एक टैक्स है। अब मैमल्स, डॉग, वाइट, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब टैक्स है, लेकिन सब अलग अलग लेवल पे है। तो ये आपको अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो आप इसको होल्ड पे रख दीजिए, क्योंकि आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम टैक्सोन को डिटेल में देखेंगे। तो एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स, ये तीनों के तीनों ही टैक्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अलग अलग लेवल्स पे। तो ये टैक्सा तो है लेकिन अलग अलग लेवल्स के, और ये लेवल्स का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब हम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, हायरार्की देखेंगे, उसके अलग अलग लेवल्स देखेंगे। तो हर लेवल्स पे हर एक ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को हम टैक्सा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम टैक्सा बोल रहे हैं, हर एक छोटी यूनिट को, क्लासिफिकेशन की हर एक छोटी यूनिट को हम टैक्सा बोल रहे हैं। तो टैक्सोन के बेसिस पे जो हमारा जो हो रहा है क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग टैक्सा में। तो टैक्सा से ही इस प्रोसेस का नेम क्या हो गया, टैक्सोनॉमी, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, टैक्सा क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग टैक्सा में, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म डाल के, और उसकी फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन देंगे, अलग अलग ग्रुप को हम नेम भी तो देंगे। जैसे मैमल्स का एक ग्रुप है उसका नेम मैमल्स है, तो टैक्सानोमी कर रहे हैं, तो टैक्सोनॉमी। तो ये एक प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का जिसे हम टैक्सोनॉमी कह रहे हैं। तो अब जो टैक्सोनॉमी के जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म आता है तो सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जितने में कैरेक्टर दिख रहे हैं उसको देखते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रीवियस जो डिस्कवर ऑर्गेनिज्म है उससे मैच करके देखते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन से क्लास में आ रहा है या किसी नई क्लास के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये सारे बेसिस है टैक्सोनॉमी के। तो टैक्सोनॉमी में जब क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये सारी प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, वो भी वन बाय वन। ऐसे नहीं पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया फिर कैरेक्टराइजेशन कर रहे, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में फॉलो होगा, और इसके पीछे भी रीजन है। और इसी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। अभी उनके पास ब्रेन है तो हम पढ़ रहे, तो हम भी क्या इस क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है, एनिमल्स के अंडर में आते हैं, बट हमारे पास ब्रेन है तो हम इंटरेस्टेड है, ताकि हमारे जैसे जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम जानने को इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हमने देखा आसपास कि ऐसे ऐसे लिविंग बींग से हमने उसको क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले हमने इनिशियली हमारे यूजेस से
जो हमारे काम की चीज़ें थी हमने उसको अलग उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, तो क्लासिफिकेशन जो था वो यूजेस के बेस पे था अलग अलग ऑर्गेनिज्म के। फिर धीरे धीरे हम इंटरेस्टेड हो गए और भी जानने में। अब हमें जानना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में भी जानना है कि वो कैसे अलग अलग हैबिटेट में है, कितने नंबर्स में, कितने टाइप्स की वेराइटी है, ये भी जानना है। अब हमें उनके बीच में रिलेशनशिप भी जानना है, तो इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन टाइम टू टाइम आई थी। तो ये जो ब्रांच है ये इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए, जो कहाँ से आई है, ह्यूमन के इंटरेस्ट से, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, रिलेशनशिप, ये सब कुछ देखना है और एक ऑर्डर में देखना है, एक सिस्टमेटिक वे में देखना है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इस ब्रांच की स्टडी को सिस्टमेटिक। अभी जो वर्ड है सिस्टमेटिक, ये भी लैटिन लैंग्वेज से ही आया है। ऑब्वियसली सारे बायोलॉजिकल टर्म्स होंगे वो लैटिन लैंग्वेज से आएंगे। इसका लैटिन लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन लैंग्वेज में कौन से वर्ड से आया है, सिस्टमा से। और सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो रहा है, सिस्टमैटिक वे में। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे। एक अभी आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे एक वेव, एक फ्लो में जाएगी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्पीशीज आएंगे, फिर जीनस आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले बड़ा वाला ग्रुप पहले आ जाएगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी, फिर उसके ग्रुप्स बन के आएंगे, फिर उसके ग्रुप्स बन के आएंगे। तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगी इसकी ऑर्गेनिज्म की। तो लीनियस जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया, उन्होंने अपनी पब्लिकेशन जो बुक करी थी उसका टाइटल भी उन्होंने सिस्टमा नेचर रखा, ताकि उसके बारे में उन्होंने इसके बारे में भी सिस्टमैटिक्स के बारे में, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड लेक्चर था इस चैप्टर का वो भी खत्म होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसके अंदर हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज से शुरू करेंगे और क्लासिफिकेशन को देखेंगे। कुछ भी ना समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आपको कौन कौन से लेक्चर चाहिए, कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपके डाउट्स हैं। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।